साथियों नमस्कार। साथियों यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर की सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें कुछ न्यूज़ का हमने जिक्र किया था। अब उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए सेकंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 4 न्यूज़ का जिक्र हमने कर लिया था। 5वीं न्यूज़ है जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन संशोधक विधेयक 2023। जैसा कि आपको पता होगा कि 2019 में जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेकर के आए थे, यानी कि धारा 370 में बदलाव किया था, प्लस जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया और उनके एरियाज में भी बदलाव किया था। जैसा कि आपको पता है कि जो नया मैप है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा पोर्शन हमारा लद्दाख है व्हाइट वाला, और ये जम्मू एंड कश्मीर है। बात समझ में आ गई? ये 2019 के विधेयक के तहत किया गया था, जो आपको पहले पता होगा। अब उसमें क्या किया गया है, एक और बदलाव कर दिया गया है, और इस बदलाव के तहत जितनी भी सीटें थी उनमें बढ़ोतरी करी गई है, विधानसभा की सीटें। क्योंकि 2019 के एक्ट में यह कहा गया था कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में विधानसभा को भी लेकर के आएंगे, उसको भी स्थापित किया जाएगा, चुनाव कराए जाएंगे। तो चुनाव कराने से पहले यहाँ पर कुछ सीटों में हेर फेर करी गई है, और हेर फेर के अकॉर्डिंग जो वहाँ के कश्मीरी लोग हैं वो मैक्सिमम 2 लोग ऐसे होंगे जो विधानसभा के लिए नामित किए जाएंगे गवर्नर द्वारा, जिनमें से एक कम से कम महिला होगी। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरा, उपराज्यपाल जो वहां पर हैं उनमें से एक सदस्य को पीओके से वो नामांकित करेंगे। उपराज्यपाल पीओके से एक सदस्य को कम से कम नामांकित करेंगे। पीओके कहाँ है? पीओके जो अभी पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, जिसे बहुत जल्द हम ले लेंगे, मैं बड़ा श्योर हूं उसके लिए। और ये वाला पोर्शन जो है ये पीओके है। तो अभी तक क्या होता है कि हमने सीटें तो आवंटित पूरे जम्मू कश्मीर के लिए कर रखी हैं, लेकिन चुनाव इतने ही पोर्शन में हो पाता है। ठीक है ना? तो हमने इस उम्मीद में सीटें आवंटित कर रखी हैं कि बहुत जल्द जब हम पीओ के अंदर ले लेंगे तब यहाँ पर भी चुनाव हो जाएंगे। ठीक है, तो सीट हम आवंटित करके रखते हैं। तो उसी के तहत जो गवर्नर हैं या उपराज्यपाल हैं वो एक सीट पीओके वाले हिस्से में भी नामांकित करके रखेंगे। दूसरा, जो विधानसभा की कुल सीटें हैं पहले 107 हुआ करती थी, इस संशोधन के बाद 114 कर दी गई हैं। सीटों में भी बढ़ोतरी करी गई है। कितनी करी गई है? 107 से 114। याद रखना, ये आंकड़ा पूछा जा सकता है पेपर में सीधा सीधा। यूपी पीसीएस वाले फैक्ट बहुत पूछते हैं। तो 107 से 114 याद कैसे रखेंगे? 7 100 से ऊपर ही तो याद रखना। 7 है, 7 दूनी 14, तो 114 ऐसे याद रखना है। ठीक है, जिनमें से 7 एससी के लिए है, ये भी याद रखना है, पूछ लेता है। 7 एससी के लिए है, 9 एसटी के लिए। पूछेगा एसटी के लिए कितनी? 9। एसटी के लिए कितनी? 9। ऐसे करके याद रखना है। एससी 7, एससी 7, एसटी 9, 7 9 7 9 7 9 7 9। ठीक है, उसके बाद वास्तविक सीटें जिस पर चुनाव हो पाएंगे वो 83 से 90 हो गई हैं। आप कहेंगे वास्तविक और इनमें क्या अंतर है? अंतर यह है, ये पीओ के मिलाकर के है, पीओ के मिलाकर के है, ये पीओ के छोड़ करके है। ठीक है ना? तो अब इस पीओके को हमने आवंटित कर रखी है, तो पीओके में अभी तो चुनाव हम करा नहीं पाएंगे, क्योंकि पीओके अभी तो हमारे कब्जे में है नहीं। बहुत जल्द हम उसे ले लेंगे तब चुनाव करा लेंगे, लेकिन अभी 90 ही हैं, तो उस 90 का ही आंकड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें भी जो 43 सीट्स हैं जम्मू की हैं और 47 वाली कश्मीर की हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जम्मू और कश्मीर वाला क्षेत्र थोड़ा ऐसे है। ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला, ये जम्मू वाला पोर्शन होता है, ये कश्मीर वाला पोर्शन होता है। ठीक है ना? तो दोनों में अलग अलग सीटों का आवंटन किया गया है, और जो जम्मू वाला रीजन है उसको सीटें थोड़ी कम है, लेकिन इस तरह से करा गया है कि दोनों में लगभग लगभग बराबर हो जाए। क्योंकि जितना भी अलगाववाद है, जितना भी डिस्टर्बेंस है जम्मू कश्मीर में, वो कश्मीर वाले क्षेत्र में ज़्यादा होती है। डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स वहाँ पर ज़्यादा हैं। तो इसलिए चीज़ ऐसी करी गई है कि दोनों को ही बराबर का रिप्रेजेंटेशन मिले, और यहाँ से लोग भी अपने आप को रिप्रेजेंट करा सकें, यहाँ के लोग भी रिप्रेजेंट करा सकें, कोई भेदभाव ना हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि कश्मीर में आपने 60 सीटें कर दी तो हमेशा यही लोग डोमिनेंस में रहेंगे, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, कुल सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। तो हमें क्या क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि सीटों को 107 से बढ़ा के 114 कर दिया गया है। 107 से 114। पीओके में कितनी? 24। पीओके में कितनी? 24। 107 से 114। पीओके में कितनी? 24। बात खत्म। पीओके में गवर्नर कितना अपनी तरफ से नामांकित करेंगे? 1। कितना करेंगे? 1। अच्छा, कश्मीर से कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम 2। इन 2 में से एक कौन रहेगा? महिला। बात खत्म। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को बार बार गवर्नर बोल दूं तो उसमें कंफ्यूज मत करना, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होते हैं, उपराज्यपाल। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कितने करेंगे पीओके में? पीओके में कितने करेंगे? 1। कश्मीर में कितने करेंगे? मैक्सिमम 2। कश्मीर में से 2 में से एक कौन होना चाहिए? महिला। बात सही है, इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद
जम्मू में कितनी सीट? 43। जम्मू में कितनी? 43। कश्मीर में कितनी? 47। 43 47 43 47। चलिए, इसके बाद महिलाओं के लिए आरक्षण है क्या उसमें? बिल्कुल है। कितना है? 1/3 है। ठीक है, 1/3 है। अभी लोकसभा में भी लेकर के आया गया है, जो बिल लाया गया था वो अलग चीज है, लेकिन यहां पर भी बिल लाया गया था और यहां भी आरक्षण दिया गया है 1/3, 1/3। याद रखना है, सवाल फंसेगा यहीं से। अगली न्यूज है मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत एक तरीके से कार्यक्रम है जो 31 अक्टूबर 2023 को मोदी जी ने चलवाया था। 31 अक्टूबर सरदार पटेल जी की जयंती रहती है, उस दिन हम मनाते हैं एकता दिवस मनाते हैं, और उसी दिन कर्तव्य पथ पर, कर्तव्य पथ दिल्ली में जो है, जिसका नाम चेंज किया गया है, पहले इसका नाम क्या था आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अभी इसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है और यहीं से मेरा युवा भारत कार्यक्रम चलाया गया था। इस युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम को चलाया गया है। ठीक है ना, इस कार्यक्रम को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा चलाया गया है, ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो कार्यक्रम है एक तरीके से निकाय है, एक बॉडी टाइप की है, कार्यक्रम है एक मतलब एक कुछ समूह टाइप का बना देते हैं ना, जो स्पेसिफिक वर्क करते रहते हैं कुछ लोग, तो ये उसी तरीके से है। एक ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वायत्त निकाय है, जो इस मंत्रालय के अधीन काम करता रहेगा। इसका काम सिर्फ इतना है कि जितने भी युवा हैं उनको एक सरकारी मंच प्रदान करना है, जिसके लिए वो अपनी सेवा प्रदान कर सकें। ठीक है, ये मंत्रालय युवाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जहां पर आकर के देश के युवा अपनी सेवा दे सकें, जैसी सेवा वो देना चाहें वैसी। बात समझ में आ गई? तो युवाओं के लिए डेडिकेटेड मंच है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। आदमी कहता है ना, महिलाओं के लिए ये है, बच्चों के लिए ये है, बूढ़ों के लिए ये है, युवाओं के लिए क्या है? तो युवाओं के लिए ये है। कौन से मंत्रालय में आता है? खेल मंत्रालय में। खेलता कौन है? युवा ही तो खेल सकता है। तो ये मंच है जहां पर जाके वो अलग अलग सेवाएं अपनी दे सकते हैं। कब लॉन्च किया गया? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को क्या होता है? सरदार पटेल जी की जयंती होती है। ठीक है, और इसमें जो युवाओं की डेफिनेशन रखी गई है वो 15 से 29 वर्ष रखी गई है। 15 साल से 29 साल तक का जो व्यक्ति होता है वो युवा माना जाता है, और एक तरह से वही लोग इसमें शामिल होंगे। लेकिन इसमें भी ज़्यादातर लोग रखे जाएंगे, कोशिश करी जाएगी कि ऐसे लोग रखे जाएं जिनकी उम्र 10 से 19 वर्ष हो, बिल्कुल युवा का भी युवा हो, और इनको एक फिजिकल और डिजिटल दोनों ही मंच दिया जाएगा। इसे बोलते हैं फिजिटल। मान लो आप युवा हैं, आपको लगता है कि मैं इस तरीके से कुछ ऑनलाइन सेवा दे सकता हूँ या ऑनलाइन सरकार को मदद पहुंचा सकता हूँ इस तरीके से, तो आप ऑनलाइन तरीके से करवाइए। किसी को लगता है फिजिकली जाके कुछ कर सकता हूँ सरकार के लिए, या सरकारी काम में सहयोग कर सकता हूँ, आप फिजिकली जाकर के करिए, आपके ऊपर है। ठीक है, तो पूछा जाएगा यूपीपीसीएस में कि आयु की सीमा क्या रखी गई है? 15 से 29 रखी गई है, लेकिन विशेष ध्यान किस पर दिया जाएगा? 10 से 19 वालों पे। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। चलो, अगली न्यूज है आजादी का अमृत महोत्सव। जैसा कि आपको पता है कि हमने आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई थी, और हमने उसी से एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, आजादी का अमृत महोत्सव। वो हमारा कार्यक्रम तो खत्म हो गया, लेकिन जो ये अमृत काल है ये 75वीं वर्षगांठ से लेकर के 100वीं वर्षगांठ तक रहेगा। माने हम आजाद हुए थे 1947 में, तो 1947 से लेकर के 2047 तक 100 साल हो जाएंगे। तो जो 75वां साल था उससे लेके जो 100वां साल होगा, इस पूरे गैप को, 25 साल की अवधि को अमृत काल बोला जाता है। अमृत काल, अमृत काल। इस काल की स्टार्टिंग से पहले एक अमृत महोत्सव मनाया गया है। महोत्सव मनाते ना, तो ये महोत्सव शुरुआत हुआ था 12 मार्च 2021 से, और खत्म हुआ है 31 अक्टूबर 2023 को, वही एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती। तो ये काफ़ी लंबा कार्यक्रम चल गया, करीब करीब 2.5 साल चला है। इस कार्यक्रम के दौरान कई घटनाएं हुई, कई सारे कार्यक्रमों का शिलान्यास हुआ, कई सारी चीज़ों को दोबारा से शुरू किया गया, कई नई पहल स्टार्ट करी गई, बहुत कुछ किया गया, जिससे कि हम लोगों को ये एहसास हो सके कि हम भारतीय हैं। ये एहसास सबसे ज़रूरी है। धीरे धीरे हम लोगों को अपनी खोई हुई पहचान को वापस दिलाना होगा। जो जिस तरीके से हमारी आइडेंटिटी को मिटाने का कोशिश किया गया है ब्रिटिशर्स द्वारा, मुगल्स द्वारा, हमें वो छोड़ करके अपनी आइडेंटिटी को लेकर के आना होगा। और दुनिया में अगर हमने अपनी आइडेंटिटी स्थापित कर दी तो इस दुनिया को हम अच्छे से लीड कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में आज जितनी भी समस्याएं हैं उनका हल सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। जैसा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आज पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से परेशान है, जलवायु परिवर्तन से परेशान है, पॉल्यूशन से परेशान है, प्लास्टिक से परेशान है, इन सब परेशानियों से वो ग्रसित है। और ये सब किसकी देन है? वेस्ट की, यूरोप की और अमेरिका की। वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर के आए, उन लोगों ने इंडस्ट्रीज लगाई, उससे धुआं हुआ, ग्रीन हाउस गैस निकली, उससे क्लाइमेट चेंज हुआ और ग्लोबल वार्मिंग हुई।
ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है वैश्विक तापन। ग्लोब, पूरी अर्थ, वार्मिंग, गर्म हो रही है। तो वैश्विक तापन, पूरी पृथ्वी का जब तापमान बढ़ रहा होता है, एवरेज तापमान में वृद्धि हो रही होती है, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और जब इस वृद्धि के कारण क्लाइमेट में बदलाव आने लग जाए, कहीं पर बर्फ पिघलने लग जाए, कहीं पर बारिश ज़्यादा हो जाए, कहीं पर सूखा पड़ जाए, कहीं बहुत गर्मी पड़ जाए, उसे कहते हैं क्लाइमेट चेंज। ये सब वेस्ट की देन है। इन लोगों ने इंडस्ट्रीज लगा लगा के सब बर्बाद कर दिया। प्लास्टिक ये लेकर के आए, अलग अलग चीजें जो भी नुकसान पहुंचा रही हैं, सब वेस्ट की देन है। अब भारत वो देश है जो शुरुआत से ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मानता है। आज ये वेस्ट सिखा रहा है दुनिया को कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, सतत विकास। सतत विकास भारत से बेहतर कौन बता सकता है? हमारे यहाँ तो खाना भी पत्तल पे खाया जाता था, पत्तल सिस्टम, पता है आपको? और पत्तल क्या है? बायोडिग्रेडेबल है, पत्तों की बनी होती है, फेंक दोगे मिट्टी में मिल जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अंग्रेज लेकर के आए प्लास्टिक की प्लेट, जिसका कोई अंत ही नहीं हो सकता। तो भैया सस्टेनेबल तो हम चल रहे थे। हमारे घर की माएँ घर में एक भी चीज को वेस्ट नहीं जाने देती। अगर आलू भी छीलती हैं, मटर भी छीलती हैं, गाजर भी छीलती हैं, तो उसके छिलके भी इकट्ठे करके गाय को डालने जाती हैं, डस्टबिन में नहीं फेंकती। लेकिन ये अंग्रेज कल्चर ने हमको क्या सिखाया है कि बर्गर खाओ, आधा खा के फिर फेंक दो, ऑनलाइन ऑर्डर करो, थोड़ा खाओ फिर फेंक दो, मैकडी में जाके कोल्ड ड्रिंक पियो, थोड़ी सी पियो फिर वहीं छोड़ दो। बिगाड़ना, फेंकना, ये सब अंग्रेजों की देन है। हर चीज को रीयूज करना, ये भारत की कला थी। इसलिए कह रहा हूं कि भारत के पुरानी एक्टिविटीज को अगर हम दोबारा से लागू करें, लोगों को उसमें इन्वॉल्व करवाएं, तो लोग समझ पाएंगे कि हमारी वैल्यू क्या थी और हम दुनिया को लीड कर सकते हैं। उसी का एक छोटा सा एक वर्जन हल्का सा दिखाने की कोशिश करी गई थी इस अवधि के दौरान कि हम भारत के लिए क्या क्या कर सकते हैं भारत की ही चीजों से। अब इसको मैं बड़े लेवल पर प्रैक्टिस करना है अगले 25 साल में, जिससे हम पूरी दुनिया में न सिर्फ इकोनॉमिक पावर बन सकें, अर्थव्यवस्था में मजबूत बन सकें, बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी दुनिया को करके दिखा सकें। ये जितनी भी समस्याएं हैं, जलवायु परिवर्तन वगैरह वगैरह वगैरह, इन सब का भी विकल्प दुनिया को दे सकें कि देखो भाई, तुम ये यूज कर रहे हो, उसकी जगह ये यूज करो तो ये नहीं होगा। समझ रहे हो? यही उद्देश्य रहेगा मोटे तौर पर, है ना। बाकी मॉडर्न डेवलपमेंट भी होगा, हमारा कल्चर भी होगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा अगले 25 साल तक। तो उसके लिए कार्यक्रम चलाए गए थे कई सारे। बात समझ में आ गई? इन कार्यक्रमों में एक कंपटीशन भी करवाया गया था। अलग अलग राज्यों में कंपटीशन होना चाहिए, कौन सा राज्य कितना अच्छा कार्य करेगा, कौन सा राज्य क्या क्या नई पहल जोड़ेगा, वो सब शुरुआत होगी। और उसमें फिर रैंकिंग भी दी गई। सबसे पहले नंबर पे आया जम्मू और कश्मीर, जिसने सबसे ज्यादा इस चीज पर काम किया, इसमें सबसे ज्यादा सुधार हुआ। उसके बाद आता है गुजरात, फिर हरियाणा और राजस्थान संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, याद रखना, जम्मू कश्मीर हमारे शीर्ष पर, भारत के शीर्ष पर। भारत का सिर क्या है, मुकुट क्या है? जम्मू कश्मीर है, वहीं से याद रखना है। ठीक है। इसके बाद मंत्रालयों के साथ भी ऐसा किया गया था, कंपटीशन कराया गया था। तो फॉरेन मिनिस्ट्री एस जयशंकर साहब, उनकी मिनिस्ट्री टॉप करी है। फिर होम मिनिस्ट्री अमित शाह टॉप करी है। फिर रेलवे मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये तीसरे नंबर पर रही है। एजुकेशन में कई सारे मिनिस्टर बदलते रहे हैं। ठीक है। रेलवे मिनिस्ट्री में अश्विनी वैष्णव साहब हैं। ठीक है, तो ये भी एक्स IFS हैं, ये एक्स IAS है। खैर, 31 अक्टूबर 2023 को कर्तव्य पथ पर अमृत महोत्सव स्मारक का भी उद्घाटन किया गया है। अमृत महोत्सव मेमोरियल का भी उद्घाटन किया गया है। तो ये भी याद रखना, कब किया गया है? 31 अक्टूबर को। अब पिछली न्यूज क्या था? मेरा युवा भारत, वो कार्यक्रम या एक तरीके से वो जो निकाय है, वो कब घटित हुआ? 31 अक्टूबर को ही। कौन सा मंत्रालय? खेल मंत्रालय। आयु वर्ग क्या रहेगा? 15 से 29। विशेष ध्यान 10 से 19 पर। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो क्या है? फिजिटल है। क्या उसका मकसद? जिससे युवा अपना जाकर के योगदान दे सकें। ये हो गया। अगला है इसी में, मेरी माटी मेरा देश, एक कार्यक्रम चलाया गया था, मैंने लिखा होगा ये रहा, मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। इस कार्यक्रम के साथ इसको समाप्त किया गया था एकता दिवस के दिन। तो ये मेरी माटी मेरा देश है क्या, इसको देखते हैं। मेरी माटी मेरा देश 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम चलाया गया था और ये 9 अगस्त से 31 अक्टूबर तक चला था 2023 में ही। तो देखो, जो आजादी का अमृत महोत्सव है, ये मनाया गया है मार्च 2021 से अक्टूबर 2023 तक। ये इसकी ओवरऑल जो है ड्यूरेशन थी। इसमें जब ये खत्म हो रहा था, तो खत्म होने में भी लंबा कार्यक्रम चला है, जो चला है 9 अगस्त से 31 अक्टूबर तक। ठीक है, ये मामला है। बात समझ गए?
तो मेरी माटी मेरा देश 75 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में ये चलाया गया है। 9 अगस्त से 31 अक्टूबर, तारीख याद रखनी है, पूछा जाएगा, यूपीपीसीएस डायरेक्ट डेट पूछता है। 9 अगस्त 31 अक्टूबर, 9 अगस्त 31 अक्टूबर, 9 अगस्त 31 अक्टूबर। ठीक है, किसने चलाया? केंद्रीय युवा कार्य, वही, ठीक है, युवाओं का जो बनाया गया था, खेल मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय, तीनों ने मिलकर के चलाया है। केंद्रीय युवा कार्य, केंद्रीय युवा कार्य, खेल मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। केंद्रीय युवा कार्य सेंट्रल यूथ वर्क, देन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, देन कल्चरल मिनिस्ट्री। ठीक है, इसकी टैगलाइन क्या थी? मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। ये इसकी टैगलाइन थी जो होती है एक तरीके से। ठीक है, मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। आप जब वीडियो देखते रहा करें तो बोलते रहा करिए, जैसे मैं बोलता रहता हूँ ना, इससे क्या होता है कि जब बोलते हैं तो चीज़ें थोड़ी रिकॉल हो जाती हैं एग्जाम टाइम पे। मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश कब चलाया गया? 9 अगस्त से 31 अक्टूबर, 9 अगस्त से 31 अक्टूबर, 9 अगस्त से 31 अक्टूबर। क्यों चलाया गया? आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन एक तरीके से इसी कार्यक्रम से हो रहा था। किस किसने चलाया? जो युवा कार्य है, राष्ट्रीय युवा कार्य है, उसके बाद स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और कल्चरल मिनिस्ट्री ने चलाया। टैगलाइन क्या थी? माटी को नमन वीरों को वंदन, माटी को नमन वीरों को वंदन, माटी को नमन वीरों को वंदन। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर अगली न्यूज़ है नमो भारत ट्रेन। देखिए, भारत में ये पहली रैपिड रेल सिस्टम लेकर के हम आए हैं। रैपिड रेल क्या होता है? एक तो मेट्रो होती है, मेट्रो हर थोड़ी दूर पे जाकर के रुक जाती है, ठीक है ना, तो उसके स्टॉपेज बहुत ज़्यादा होते हैं और उसकी स्पीड भी कम होती है। रैपिड रेल क्या होता है? जैसे मान लो आपको दिल्ली से गाजियाबाद जाना है, तो दिल्ली से गाजियाबाद के लिए मेट्रो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी। आप समझ रहे हो ना? मेट्रो दिल्ली में घूमती घामती गाजियाबाद के किसी किनारे पे जाके छोड़ जाएगी, तो वो गाजियाबाद जाना नहीं हुआ। डेडिकेटेडली मेट्रो की जगह कोई ऐसी ट्रेन लाई जाए जो स्पीड में दिल्ली से गाजियाबाद पहुंचा दे, उसे कहते हैं रैपिड रेल। आप कहोगे ये तो नॉर्मल रेल भी कर रही है। नॉर्मल रेल नहीं कर रही, उसका काम दिल्ली से गाजियाबाद के बीच चलना नहीं है। वो हो सकता है कि कन्याकुमारी से आ रही हो और जम्मू कश्मीर जा रही हो, तो बीच में दिल्ली गाजियाबाद भी पड़ जाए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन उसी पर्पस के लिए बनाई गई है कि दिल्ली से गाजियाबाद जाना है तो चले जाओ, मेरठ जाना है तो चले जाओ, नोएडा जाना है तो चले जाओ, गुड़गांव जाना है तो चले जाओ, और कम स्टॉपेज के साथ तेजी से ये पहुंचा दे। ऐसा डेडिकेटेड सिस्टम जो है उसे कहते हैं रैपिड रेल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो ये देखने में कुछ ऐसी है, इसका उद्घाटन हो चुका है। देखिए साहब, क्या बढ़िया लग रही है ना? तो इसमें कई सारी खूबियाँ भी हैं, अभी इसकी जिक्र करते हैं हम। पहले इनको साइड कर दें, हो गए ये साइड। चलिए, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। पूछा जाएगा आरआरटीएस की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको लगेगा रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम होगा या रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, ऐसी देगा यूपीपीसीएस देगा। लेकिन क्या है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, रीजनल रैपिड ट्रांजिट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, है ना, ये पता होना चाहिए। तो ये क्या है? रीजनल नोड्स को जोड़ने वाली। रीजनल नोड्स वही दिल्ली, गाजियाबाद, ये वो सारी चीजें। इसकी स्पीड मेट्रो रेल की स्पीड के 3 गुना होगी, ध्यान रखना, मेट्रो रेल की स्पीड के 3 गुना होगी इसकी। और कम ठहराव होंगे, कम स्टॉपेज होंगे इसके। और अभी इसमें 8 गलियारों को जोड़ने की सिफारिश की गई है, 8 गलियारों को जोड़ा जा रहा है शुरुआत में। बात समझ में आ गई? और पहली जो ट्रेन चलाई गई है जिसको हरी झंडी दिखाई थी प्रधानमंत्री मोदी ने, उसका नाम था रैपिड एक्स। पूछा जाएगा रैपिड एक्स क्या है, या पूछा जाएगा कि जो पहली रैपिड रेल है उसका नाम क्या है, तो ये है। इसकी जो डिजाइंड स्पीड है, मतलब मैक्सिमम जो स्पीड, जो कांटा है इसमें, स्पीड का जो कांटा है मैक्सिमम, वो 180 तक दिखाता है। लेकिन 180 पर कभी चलती तो है नहीं। आपकी स्कूटी में भी जो कांटा है कभी 100 तक, कभी मान लो किसी किसी में 120 तक दिखाता होगा, लेकिन गाड़ी वहां तक चलती थोड़ी है। और ऑपरेशनल स्पीड जो होती है जिस पर गाड़ी चलती है वो है 160। इस स्पीड से ये रेल दौड़ेगी, और एवरेज स्पीड रहेगी 100 के आसपास। मेट्रो की स्पीड रहती है शायद 60 या 70 के आसपास, 70 के आसपास रहती है जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, तो ये उससे तो ज़्यादा ही है। और मेट्रो रुकती रुकाती जाती है तो उसकी जो एवरेज स्पीड है ना बहुत कम ही निकल के आती है। तो ये याद रहेगा। आरआरटीएस का मतलब क्या है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। पहली ट्रेन रैपिड एक्स, रैपिड एक्स, रैपिड एक्स, रैपिड एक्स। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। तो इसमें एक चीज और याद रखना कि जो रैपिड एक्स है जिसको हरी झंडी दिखाई गई है, ये दिखाई गई है साहिबाबाद से, साहिबाबाद से दोहाई, दोहाई डिपो है,
उसमें इसको पहली बार चलाया गया है। साहिबाबाद से दोहाई, साहिबाबाद से दोहाई, साहिबाबाद से दोहाई, ये चीज पता होनी चाहिए। और एक चीज और, जो ये 8 गलियारे बनने हैं, इनमें से जो पहला है जैसे चालू किया गया है वो आपका है दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ का गलियारा। पहला गलियारा जिसे चालू किया गया है, जिस पे काम हुआ है, वो है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, ये तीनों को जोड़ता हुआ एक गलियारा है। ऐसे 8 गलियारे बनेंगे टोटल। इसकी पूछेगा टोटल लेंथ कितनी है, तो ये है 82.15 किलोमीटर। याद रखना, भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो हमारा जिससे टाइम सेट होता है, वो 82 डिग्री 30 मिनट्स है, आपको अगर पता हो तो। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट है, जहाँ से हम अपना टाइम सेट करते हैं, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है। उसी से हल्का फुल्का याद रखना, तो 82-15, 30 का आधा कर देना 15, 82-15, 82-15, 82-15। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा हो गया। इसके बाद आता है आपका गैंगेज डॉल्फिन। देखो ये गैंगेटिक डॉल्फिन होती है, इसकी शक्ल देखने में ऐसी होती है, बड़ी प्यारी सी लगती है देखने में, और इसकी आंखें बहुत छोटी होती हैं, इसलिए इसको अंधा बोला जाता है, यानी कि ब्लाइंड होती है। तो आप कहोगे पता कैसे करती है? ये अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ती है मुंह से, उससे वेव्स टकरा के कितनी जल्दी लौट के आ रही हैं, उससे आइडिया लगाती है दूरी वगैरह का। तो वैसे ही ये थोड़ी सी अंधी होती है, क्योंकि इसकी आंखें बहुत छोटी हैं, लेकिन बड़ी प्यारी सी होती है देखने में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अब साहब क्या किया गया है, वैसे तो ये हमारे भारत की नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, राष्ट्रीय जलीय जीव है भारत का, लेकिन अब इसे यूपी का भी जलीय जीव बना दिया गया है, यूपी का भी जलीय जीव बना दिया गया है। ठीक है, कब? अक्टूबर 2023 में। आप देख रहे हो ज्यादातर चीजें अक्टूबर 2023 में हो रही हैं, ज्यादातर चीजें अक्टूबर 2023 में ही हो रही हैं। और कल जो मैंने न्यूज कराई थी वो नवंबर 2023 में हो रही थी, गौर करिएगा। तो इसे यूपी का जलीय जीव बना दिया गया है, और इसका दूसरा नाम है टाइगर ऑफ द गैंगेज, टाइगर ऑफ द गैंगेज, गैंगेज मतलब गंगा नदी। ठीक है, और ये ब्लाइंड मैमल होता है। मैमल कौन होते हैं? स्तनधारी, स्तनधारी। आप कहोगे मैमल वो होते हैं जो बच्चों को डायरेक्टली जन्म देते हैं ना, उन्हें वीवी पोरस कहते हैं। ठीक है, जरायुज। ये मैमल्स वो होते हैं जिनमें स्तन होते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट, स्तनधारी। और ये इसका जो साइंटिफिक नेम है वो ये है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है, साइंटिफिक नेम भी पूछा जा सकता है, प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, साइंटिफिक नेम। फ्रेश वाटर डॉल्फिन 4 प्रकार की होती है। देखो, डॉल्फिन जनरली समुद्र में पाई जाती है, समुद्र में, लेकिन ये जो डॉल्फिन है, गैंगेटिक डॉल्फिन, ये जो 4 नाम लिखे हुए हैं, ये डॉल्फिन ऐसी हैं जो नदियों में और झीलों में पाई जाती हैं, नदियों में और झीलों में पाई जाती हैं। तो इनमें सब फ्रेश वाटर ही रहेंगी, क्योंकि नदी में फ्रेश वाटर रहता है। तो 4 नाम है, उनके नाम देख लेते हैं। एक है बाजी डॉल्फिन, इसे चाइना की डॉल्फिन भी बोल देते हैं, बाईजी डॉल्फिन, बाईजी, बाईजी, बाईजी डॉल्फिन, BAIJI, BAIJI, बाईजी, 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 बाईजी डॉल्फिन। इनको विलुप्त घोषित कर दिया गया था 2006 में, एक्सटिंक्ट, विलुप्त घोषित कर दिया गया था। और ये चाइना की यांगसे नदी पर मिलती है, यांगसे नदी में मिलती है चाइना की। फिर है भूलन डॉल्फिन, जो भूल चुकी है सब कुछ, ये इंदस में है, हमारी सिंधु नदी में पाई जाती है, उसे इंदस डॉल्फिन भी कह देते हैं, एक ही बात है, भूलन इंदस, भूलन इंदस। हमने सिंधु जल संधि करी थी पाकिस्तान के साथ, हमने उसको एहसान किया था, ज्यादा पानी दिया था उसको, तो हमारे एहसान को भूल चुका है कौन? पाकिस्तान। तो भूलन, कौन से वाले एहसान को? इंदस वाले को। तो भूलन कहाँ है? इंदस में। भूलन कहाँ है? इंदस में। भूलन कहाँ है? इंदस में। ऐसे याद रखना है। फिर है बोटो डॉल्फिन, बोटो, बोटो, बोटो। तो बोटो अमेजन रिवर पे है, अमेजन रिवर कहाँ है? साउथ अमेरिका में। बोटो अमेजन रिवर पे है, बोटो अमेजन रिवर में, ऐसे अमेजन डॉल्फिन भी कह देते हैं। ठीक है, बोटो, बोटो, बोटो। ठीक है, याद रख लेना बोटो। फिर है गैंगेटिक डॉल्फिन, जो तो गंगा में है ही है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव से ये पता लगाती है कि कौन सी दूरी इससे कितना दूर है। उसके बाद मई 2010 में, 2010 की बात है ये, आज के करीब करीब 14 साल पहले, मई 2010 में गैंगेटिक डॉल्फिन को ही हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। 2010 में देश ने किया, 2023 में यूपी ने किया, 13 साल बाद करीब करीब। ठीक है, 2008 में आसाम ने कर दिया था स्टेट एनिमल, स्टेट एक्वेटिक एनिमल, 2008 में आसाम ने, यानी कि सबसे पहले असम ने किया है, फिर देश में हुआ है, उसके बाद पंजाब ने किया है, फिर यूपी ने किया है। तो पंजाब ने 2019 में इंदस डॉल्फिन को स्टेट एक्वेटिक एनिमल घोषित किया था। पंजाब में गंगा तो जाती नहीं है, इंदस का ही कोई ना कोई ट्रिब्यूटरी जाती है, तो उसने इसको घोषित किया है। बात पल्ले पड़ गई, बात पल्ले पड़ गई। अब मैं आपसे पूछूं, यूपी ने कब किया? 2023 में।
देश ने कब किया? 2010 में। पंजाब ने कब किया? अभी 2019 में। यूपी से पहले पंजाब ने किया था, ठीक है। और सबसे पहले किसने किया? असम ने। अल्फाबेट में सबसे पहले ए आता है तो असम ने सबसे पहले किया, ठीक है। सबसे पहले असम ने, फिर आपका देश ने, फिर आपका पंजाब ने, फिर आपका यूपी ने। ये आपको पता होना चाहिए। चलो साहब, अच्छा ये पूछा जाएगा हमारी स्टेट फिश क्या है? वो स्टेट एक्वाटिक एनिमल है। एक्वाटिक एनिमल में कुछ भी हो सकता है, फिश भी हो सकती है, कोई कीड़ा मकोड़ा भी हो सकता है, क्रैब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोरल्स भी हो सकते हैं। लेकिन फिश पूछी जाए विशेष तौर पर फिश, तो फिश है चितला, इंडियन फेदरबैक, इंडियन फेदरबैक, इंडियन फेदरबैक, इंडियन फेदरबैक, इंडियन फेदरबैक। इंडियन फेदरबैक देखने में ऐसी लगती है, देखिए ये इंडियन फेदरबैक है, ठीक है ना। इस तरह से बड़ी कॉमन सी मछली है, सबने देखी हुई है, इंडियन फेदरबैक चितला, ठीक है। आईयूसीएन स्टेटस क्या है? देखो, अलग अलग स्पीसीज को बचाने के लिए, प्रजातियों को बचाने के लिए आईयूसीएन जो है एक बॉडी है, इंटरनेशनल यूनियन है, वो क्या करता है? अलग अलग स्टेटस देता है। किसी को एंडेंजर्ड बोलेगा, संकटग्रस्त, किसी को क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोलेगा, घनघोर संकटग्रस्त, किसी को कह देगा चिंता मुक्त है, लीस्ट कंसर्न, कोई टेंशन नहीं है उसकी। तो इसको बताया गया है एंडेंजर्ड, यानी कि संकटग्रस्त है ये, संकटग्रस्त, ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा आईयूसीएन की तरह ही हमारे देश में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। उसके तहत देखा जाए तो ये शेड्यूल 1 में आता है, अनुसूची 1 में आता है। उसकी भी अनुसूची 1 में आने का मतलब है कि इसको बहुत ज्यादा खतरा है। और ऐसे ही एक साइट्स होता है, साइट्स इंटरनेशनल बॉडी है ये भी, है ना, एक तरीके से कन्वेंशन है। इसकी भी अपेंडिक्स होती हैं, जैसे यहाँ शेड्यूल है, इनकी अपेंडिक्स होती हैं, अपेंडिक्स। तो इसकी भी अपेंडिक्स 1 में आता है, परिशिष्ट 1 में आता है, सूची 1 में आता है, यानी कि इसके अनुसार भी खतरे में है, इसके अनुसार तो खतरे में है ही, और इसके अनुसार भी खतरे में है। तो इसमें इसमें सब में 1 ही 1 है। इनके लिए भारत में अलग से रिजर्व बनाया गया है, जैसे टाइगर रिजर्व होता है ना, आपने बहुत सारे टाइगर रिजर्व सुने होंगे, ठीक है। ऐसे ही डॉल्फिन रिजर्व है भारत का, जो पहला बना था उसका नाम है विक्रमशाला, 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 विक्रमशाला। कहाँ पर है? भागलपुर बिहार, भागलपुर बिहार। शायद भागलपुर के पंकज त्रिपाठी हैं, नहीं वो तो गोपालगंज के हैं। तो भागलपुर का कोई ना कोई एक्टर है, ठीक है। चलो, भागलपुर बिहार। उसके बाद 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाता है, नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाता है, नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाता है, नेशनल डॉल्फिन डे कब? 5 अक्टूबर को। कब? 5 अक्टूबर को। और प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2020 को घोषित किया था कि हम प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टार्ट कर रहे हैं। कब स्टार्ट किया है? 2020 को। कब स्टार्ट किया है? 2020 को। कहाँ से? लाल किले से, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ठीक है, 2020 को लाल किले से, याद रहेगा, ठीक है। विक्रमशाला जो डॉल्फिन रिजर्व है कहाँ पर है? भागलपुर, भागलपुर, बहुत तेजी से भागती है ना ये, इसलिए भागलपुर, और बिहार में ही है, ठीक है। ऐसे इसको याद रखना है। तो इतनी आपकी न्यूज़ हो चुकी है साथियों, और अगली न्यूज़ हम कराएंगे अगली वीडियो में। आप इस वीडियो को बार बार देखना, याद करने की कोशिश करना, और जैसे मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ चीज़ों को, वैसे वैसे आप चीज़ें रिपीट करते रहना, ठीक है। आपको तो एक बार आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया? जम्मू कश्मीर वाला मामला किया। दूसरे नंबर पे हमने क्या किया? मेरा युवा भारत किया, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमने क्या किया? अमृत महोत्सव किया, अमृत महोत्सव किया। उसके बाद क्या किया? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, रैपिड रेल। उसके बाद क्या किया? हमने किया गैंगेटिक डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन। ये हमने टॉपिक्स किए हैं, ठीक है। इन सबको ऐसे अलग से लिख करके एक बार रिवाइज करने की कोशिश करना, आंख बंद करके सोचना इस बारे में हमने क्या क्या जिक्र किया है, इसमें हमने क्या क्या बातें करी हैं, एक एक डेट को रिवाइज करना। जम्मू कश्मीर में क्या किया है? 107 से बढ़ा करके 114 कर दी गई है, ठीक है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो एक सीट बुक कर सकते हैं पीओके के लिए, पता होनी चाहिए, है ना, नामांकित कर सकते हैं। उसके बाद 2 लोगों को मैक्सिमम कश्मीर से कर सकते हैं, जिनमें से एक महिला होनी चाहिए, ठीक है साहब। 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है, ठीक है। 43 सीट्स जम्मू में है, 47 सीट्स कश्मीर को दी गई हैं, ठीक है साहब। इतनी बात दिमाग में रखनी है। उसके बाद ये जो कार्यक्रम है मेरा युवा भारत कार्यक्रम, ये एक तरीके से निकाय है जो कि खेल मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है, और इसमें युवाओं को एक मंच प्रदान किया जाएगा ताकि वो सेवा दे सके, फिजिकल फॉर्म में भी, डिजिटल फॉर्म में भी। तो फिजिटल एक शब्द जो है यहाँ से निकाल करके दिया गया है। एज क्या रहेगी? 15 से 29। उसके बाद अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव हम
75वीं वर्षगांठ से लेकर के 2047 तक, जब हम 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे आज़ादी की, इस पूरे काल को अमृत काल कहा जाएगा। और उसको स्टार्टिंग करने के लिए एक महोत्सव बनाया गया जो कि अमृत महोत्सव है। कब स्टार्ट किया गया था? ये किया गया था मार्च 2021 में। चला कब तक है ये चला है अक्टूबर 2023 तक। ठीक है ना, ये बात भी हमको पता होनी चाहिए। इसमें कई सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं और कार्यक्रम के तहत अलग अलग मिनिस्ट्रीज को, अलग अलग स्टेट्स को रैंकिंग दी गई है। तो स्टेट्स के हिसाब से रैंक 1 पे कौन आया? जम्मू एंड कश्मीर। दूसरे पे कौन आया? गुजरात। तीसरे पे कौन आया? हरियाणा एंड राजस्थान। और मिनिस्ट्री में पहले पर कौन आई? फाइनेंस मिनिस्ट्री। दूसरे पे कौन आई? होम मिनिस्ट्री। तीसरे पे कौन आई? एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड रेलवे मिनिस्ट्री। ये पता होनी चाहिए। फिर ये RRTS रैपिड रेल, इसका एवरेज स्पीड क्या है? 100 जो चलेगी एवरेज। जो चलने वाली स्पीड है, जो हम मान के चलते हैं कि गाड़ी इतने तक पहुंच जाएगी चलते समय, वो 160 है। और जो कांटा बना हुआ है, डिजाइन स्पीड कितनी है? 180 है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। और कितने गलियारे बनने हैं अभी? 8। पहला गलियारा कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ। और पहली रेल कहाँ चलाई गई है? साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक, दुहाई डिपो तक, दुहाई डिपो तक। ठीक है। फिर गैंगेटिक डॉल्फिन को यूपी ने अपना एक स्टेट एक्वाटिक एनिमल घोषित किया है, राजकीय जलीय पशु घोषित किया है। और राजकीय हमारी जो मछली है वो कौन सी है? मछली मैं आपको बता चुका हूँ, इंडियन फेदरबैक। और सबसे पहले असम ने घोषित किया था इसे 2008 में। फिर हमारे देश ने, भारत ने घोषित किया 2010 में। फिर पंजाब ने किया 2019 में। और फिर अभी यूपी ने किया 2023 में। तो ये न्यूज़ इस तरीके से आप रिवाइज किया करो, पहले सुन लिया करो वीडियो को, उसके बाद मनन किया करो। जब मैं किसी जगह की बात कर रहा होता हूँ तो उस वक्त उसी जगह को इमेजिन किया करो। अच्छा, यूपी की बात चले, यूपी ही रहा। जम्मू कश्मीर की बात चली, जम्मू कश्मीर ही रहा। दिमाग में चलना चाहिए, मैप दिमाग में, सब याद रहेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ये भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब हम अगली बात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।